हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, भीमबेटका के पुराने स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड द ओल्ड साइट्स ऑफ भीमबेटका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। तो आप सुनते आए हैं, इस ये क्लासेस में भी, अपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम इनका कुछ एक तरह से ये ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ पर है ये और कैसी हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप पाएंगे भीमबेटका की गुफाओं का, और ये कुछ पास से लिया गया चित्र है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो सबसे ज़्यादा जो ओल्ड हैं भीमबेटका की गुफाएं वो मध्य प्रदेश में मिलती हैं। तो निम्नलिखित गुप्त राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये गुप्ता किंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है, मतलब किस सम्राट के बाद कौन सा सम्राट आया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, इस तरह से इनका क्रम आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले थे श्रीगुप्त, उसके बाद जो सीक्वेंस है फिर है समुद्रगुप्त, और फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर है स्कंदगुप्त। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सीक्वेंस मिलेगा श्रीगुप्त। और इसमें देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस ही हमें दिए थे, घटोत्कच नहीं दिया था बीच में से, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दिया था, मतलब जो हमें ऑप्शंस दिए थे हमें उनका सीक्वेंस लगाना था कि वो किस क्रम में है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे श्रीगुप्त, और ऑप्शन में क्या था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त नहीं था, स्कंदगुप्त था। तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। हो सकता है किसी और के बारे में पूछ लिया जाए, नाम चेंज कर दिया जाए, तो आप सभी का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं, 240 AD से लेकर के 280 तक थे श्रीगुप्त, और बाकी सभी का भी टाइम पीरियड आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन दिया है और रीजन दिया है उसका, तो आपको सही और गलत पहचानना है। यहाँ पर असर्शन और रीजन करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको ये देखना है कि जो पहला दावा किया गया है, जो असर्शन दिया गया है, वो उसका सही रीज़न ये सेकंड वाला है कि नहीं है। तो ये रीज़न होना चाहिए सही, तभी ये सही होगा। मतलब जो एक्सप्लेनेशन दी होती है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, कहीं कहीं दिया होता है रीज़न। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द रीज़न ऑफ A। तो देखो यहाँ पर जो दावा किया गया है वो ये किया गया है कि अल बिरूनी ने किताब अल हिंद लिखा था। तो ये दावा जो किया गया है उसका रीज़न दिया गया है कि रीज़न क्यों लिखा था किताबुल हिंद अल बिरूनी ने। तो यहाँ पर दिया है रीज़न कि गजनी के सुल्तान महमूद को उन लोगों के बारे में और जानने में दिलचस्पी थी जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो जैसे कि भारत की बात करें तो भारत पर उन्होंने ये महमूद गजनवी ने विजय प्राप्त की थी। अब ऐसे ही और भी कंट्रीज़ थी जिन पर विजय प्राप्त की थी उसने, तो उन लोगों के बारे में वो और जानना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अल बिरूनी को कहा था किताबुल हिंद की रचना करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे और रीज़न भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू पिस्तक क्या है, का क्या अर्थ है? तो पिस्तक का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, विच इज़ द मीनिंग ऑफ पिस्तक, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ये एक तरह से मुगल आर्किटेक्चर में यूज़ होने वाली कोई टेक्निक है, तो ये आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, टॉल गेटवे, लंबा प्रवेश द्वार। तो इसका मतलब है एक तरह से प्रवेश द्वार जो है वो लंबा जो है आकृति का होता है, उसको ही कहा जाता है क्या, पिस्तक कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ लंबा सा प्रवेश द्वार आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको ही कहा जाता है पिस्तक, और ये मुगल आर्किटेक्चर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ताजमहल का चित्र है, तो ताजमहल में आपने ये देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर।
तो इसको पिष्टक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में हाल की अवधि से शुरू करते हुए व्यवस्थित करें। हाल की अवधि से मतलब जो लेटेस्ट टाइम पीरियड है उससे पीछे की तरफ जाना है हमें, ना कि आगे की तरफ बढ़ना है। यानी कि अगर हमसे BC यानी बिफोर क्राइस्ट का भी पूछा है, ईसा के जन्म से पहले का भी पूछा है, तो हमें उल्टे जाना है। यानी कि मैंने आपको BC और AD बताया था। अगर आपको नहीं पता है उसका कंसेप्ट तो आप मेरा हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखें, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। मान लो कि ईसा का जन्म यहाँ पर हुआ था, तो इससे पीछे जब जाएंगे तो इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और इसके बाद अगर जाते हैं तो इसको कहेंगे हम ईस्वी कहते हैं। तो इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो ये वाला क्रम हमसे पूछा है, कुछ इस तरह से हमको जाना है, ये वाला सीक्वेंस पूछा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा आपने हमसे। अगर हमसे ये सीक्वेंस में पूछा होता और तो हम कुछ इस तरह से आंसर करते, लेकिन अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, नहीं पीछे की तरफ हम जाना है, उल्टे जाना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CDBA। तो पहले जो घटना हुई थी वो था मौर्य साम्राज्य का उदय, मौर्य साम्राज्य के बाद हुआ था बौद्ध धर्म का उदय, उसके बाद आएगा वर्ण व्यवस्था का उदय, और फिर आएगा ऋग्वेद की रचना। तो ये इस तरह से अरेंज कर देंगे इसको सीक्वेंस से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 321 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और यहाँ पर अब देखो आगे अगर हम जाएंगे तो बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, और इसकी उत्पत्ति 563 से 583 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के साथ भारत में हुई थी। तो देखो हम कैसे बढ़ रहे हैं, इधर को हम बढ़ रहे हैं, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर जन्म हुआ था तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्योंकि हमसे पूछा है। तो क्योंकि जैसे ये ईशा बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब हम इधर बढ़ रहे हैं, की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दी हुई है ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और देखो ये जो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है ना, ये फिक्स नहीं है कुछ, तो इसी वजह से ये जो है इसके बाद दिया हुआ है, वर्ण व्यवस्था के बाद दिया हुआ है, ये यहाँ पर पहले दे दिया है। तो जो ऑप्शन में है वो ऋग्वेद की रचना इसमें बाद में दी हुई है। तो यानी कि जो घटनाएं हैं ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस इसका बनता है। तो यहाँ से इधर से क्या होगा, ऋग्वेद की रचना पहले हुई थी, फिर वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, और फिर बौद्ध धर्म आया था, और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हुई है 2, और इसमें आपको सही और गलत बताना है। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ A and B आर ट्रू एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन A and B। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है पहली, लगभग 2500 साल पहले जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों सहित लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग और लोहे के हल्के हिस्से के प्रमाण हैं जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपकरणों का, औजारों का यूज़ किया जाता था जंगलों को साफ करने के लिए। और सेकंड है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व से अनेक नगरों का विकास भी हुआ था। तो जब खेती हुई, खेती का जो विकास होने लगा तो साथ ही साथ नगरों का विकास भी हुआ, क्योंकि जब लोग खेती करते थे तो उसके साथ ही जो है सिटीज़ भी डेवलप हुई। अब लोग उसके आसपास जो खेती करने वाले थे वो रहते थे, और साथ ही साथ जो है सिटीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो खेती करने वाले नहीं थे वो लोग भी साथ ही साथ डेवलप कर रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों A और B स्टेटमेंट सही है, और दोनों में कनेक्शन है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये 2500 साल पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान करना है। तो चोल शासन की बात हो रही है और भूमि के कई प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर है ये भूमि के प्रकार के नाम, और ये किस प्रकार की भूमि थी तो इधर यहाँ पर दिया हुआ है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। A को हम तीसरे से मिला देंगे, यानी कि जो बेमल बगाई जो नाम है ये किसको कहा गया था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसको ये कहा जाता था। और अगर B को देखें तो B को चौथे से मिलाएंगे, B ब्रह्मदेव कहा जाता था, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि होती थी। और C को दूसरे से मिलाएंगे, शाला भोग कहा जाता था, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी। देवदान कहा जाता था, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को। तो ये भूमि के अलग अलग टाइप्स हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अजर्शन दिया है और उसका रीज़न दिया है। ये मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर दावा किया जाता है उसका ये वाला रीज़न होता है कि ऐसा क्यों हुआ।
ये रीज़न दिया होता है सेकंड वाला, तो हमें पहचानना है ये सही है या गलत है। तो सही ऑप्शन को चुने तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट का कारीगरों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि अपोजिट जो है इसका इफेक्ट पड़ा, और कारीगर उत्पादन में गिरावट और कृषि खेती ने पतन के संकेत दिखाए। 1770 में एक अकाल ने बंगाल में 10 लाख लोगों की जान ले ली। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है यहाँ पर। और इसका जो रीज़न दिया है वो दिया है कि बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास था कि जितना हो सके राजस्व में वृद्धि की जाए और जितना हो सके महीन सूती और रेशमी कपड़े खरीदे जाएं। देखो, इनका ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल की दीवानी प्राप्त होगी, दीवानी प्राप्त होना मतलब जो टैक्स वसूलने का जो ड्यूटी थी वो इनको मिल गई। तो अब जब टैक्स वसूलने का जो काम है वो इनको मिल गया, राइट्स इनको मिल गए, अधिकार मिल गए, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो राजस्व था, जो टैक्स था, उसमें वृद्धि कर दी। इसके अलावा इन्होंने सोचा कि जो महीन सूती और रेशमी कपड़े हैं वो खरीदे जा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बंगाल में एकत्रित राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए, माल की खरीद के वित्त पोषण के लिए किया जाता था। अब क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें सूती और रेशमी कपड़े खरीदने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये खरीदने कैसे थे, इन्होंने बाहर से खरीदने थे। तो जो राजस्व इनको मिलता था, टैक्स मिलता था, उससे कपड़े खरीदते थे बाहर से। और इसमें देखो इसका रीज़न क्या रहा, मतलब कि ये जो रीज़न रहा, इसका ये दावा दिया है कि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट का कारीगरों और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी ये जो रीज़न था इसका ये प्रभाव पड़ा जब उन्होंने टैक्स जो है बढ़ाया। किसानों को अपना जो गुजर बसर थी वो भी नहीं चल रही थी, उसके बावजूद उनको टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, भूखमरी छा गई और एक बार फसल भी नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था। तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई किसानों की और कारीगरों की। जब फसल ही नहीं होगी तो वो टैक्स कहाँ से देंगे, लेकिन इनका प्रेशर जो है वो पड़ रहा था किसानों पर, जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बिगड़ गई। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किसने योगदान दिया? हु कंट्रीब्यूटेड टू द बैनिंग ऑफ सती इन 1829? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा राजाराम मोहन राय। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल 1828 में। तो उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, वो जो ज़्यादा विवाह करते थे लोग, एक से ज़्यादा विवाह करते थे, मतलब बाल विवाह जो हो जाते थे, कम उम्र में शादी होती थी, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कि लड़कियों को गर्भ में मार देते थे, तो ऐसी कुछ प्रचलित कुप्रथाएं थी, कुछ सामाजिक बुराइयां थी, जिनको दबाने में इन्होंने राजाराम मोहन राय की मदद की थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड बेंटिक ने ब्रिटिश भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया। तो इन्होंने ही ये कानून पारित किया था सती प्रथा पर बैन लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दिया है असर्शन और रीज़न। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई होती है, इसका ये रीज़न होता है कि इस रीज़न की वजह से ये बात हुई है। यहाँ पर अगर देखें तो 1927 और 1935 के बीच अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया। यहाँ पर हम बात करें कि अंबेडकर ने 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए। क्यों चलाए, क्या रीज़न था उनका? अंबेडकर का उद्देश्य सभी को भारत में ब्रिटिश शासन की शक्ति के रूप में स्थापित करना था। तो क्या ये रीज़न था? यहाँ पर देख लेते हैं सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये काम अंबेडकर ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो रीज़न दिया है कि ब्रिटिश शासन की शक्ति के रूप में स्थापित करना था भारत में, ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ करेक्ट होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।